चलिए, तो आज हम लोग डिस्कशंस करेंगे एक और एंटी माइक्रोबियल ग्रुप के बारे में जिसका नाम है सल्फा ग्रुप, सल्फोनेमाइड। उसके साथ साथ कोट्राइमोक्साजोल के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशंस करेंगे। तो सल्फोनेमाइड की अगर हिस्ट्री हम लोग देखें तो पहली एंटी माइक्रोबियल थी जो सिस्टमिकली यूज़ की गई, बहुत पुरानी एंटी माइक्रोबियल ग्रुप है। ये एक्चुअली डाई में से डिराइव्ड हुई है, इसकी डेरिवेटिव्स। और एक प्रोटोनसिल रेड करके एक डाई थी जिसके अंदर एक सल्फानिलामाइड करके जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट था, उसकी वजह से काफ़ी सारे बैक्टीरिया के प्रति उसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी थी। तो डोमेक करके एक साइंटिस्ट था, उसने अपनी एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एक्टिविटी पहले डिराइव की स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस में माइस के अंदर, और फिर उसने अपनी डॉटर को भी क्योर किया। तो ये जो सल्फोनिलामाइड है, एक सल्फा डेरिवेटिव फिर डेवलप हुई कि जिसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी थी। उसके बाद काफ़ी सारी सल्फा ड्रग्स प्रोड्यूस हुई। क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखते हैं सल्फोनेमाइड मेडिकेशंस का, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के ऊपर से इसका क्लासिफिकेशन होता है। कुछ सल्फोनेमाइड्स होती हैं वो शॉर्टर एक्टिंग होती है, जैसे सल्फाडायजीन, सल्फामेथिजोल। फिर होते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग, दैट इज़ सल्फामिथोक्साजोल। और कुछ होते हैं लॉन्गर एक्टिंग, जिसमें शामिल होते हैं सल्फाडॉक्सिन और सल्फामिथॉक्सीपाइराजिन। देखेंगे उनके बारे में। और लास्टली टॉपिकल भी कुछ यूज़ होते हैं, जैसे मैफेनाइड हो गया, सिल्वर सल्फाडाइजिन हो गया, सल्फासेटामाइड हो गया। ये कुछ सल्फा ड्रग्स हैं जो टॉपिकली यूज़ होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए सल्फासेलेसिन बहुत ही स्पेसिफिक मेडिकेशन है, तो उसके लिए भी इस क्लासिफिकेशन में एक जगह बनाई गई है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म, ये सल्फा ग्रुप्स कैसे काम करती है। तो जनरली क्या होता है कि अपने जो ह्यूमन सेल है, हम लोग डिराइव करते हैं अपना फॉलिक एसिड बाहर से, हम प्री फॉर्म फॉलिक एसिड बाहर से डिराइव करते हैं। जबकि जो बैक्टीरिया है उनको फॉलिक एसिड के लिए खुद के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। तो अपने आप से बैक्टीरिया जो है अपना फॉलिक एसिड डेवलप करता है, और उसका जो एक्टिव फॉर्म है जिसे कहते हैं टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। तो बैक्टीरिया खुद अपने आप से अपना फॉलिक एसिड बनाता है। हम लोग प्री फॉर्म्ड डाइट में से फॉलिक एसिड हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो बनाने के लिए सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ है बैक्टीरिया के लिए, वो है पाबा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। तो पाबा एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है कि जिसकी मदद से इवेंचुअली फॉलिक एसिड बन सकता है। तो पाबा जितना अच्छा अवेलेबल होगा उतना बैक्टीरिया फॉलिक एसिड अच्छा बना पाएगा। उसके बाद जो स्टेप है, काफ़ी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज़ डायहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेस, जिसकी मदद से डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड बनता है। और डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड में से एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड दैट इज टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो जो सल्फा ड्रग्स हैं वो यहाँ पे काम करती है। ये जो डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेसिस है, जहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, उसे इनहिबिट करता है। एक्चुअली जो सल्फा ड्रग्स हैं वो पाबा के साथ compete भी करता है। तो पाबा जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा तो सल्फ़ा का एक्शन कम होगा, और पाबा जितना कम होगा उतना सल्फ़ा का एक्शन ज़्यादा होगा। तो पाबा ज़्यादा अवेलेबल होता है, पॉस जो होता है उसके अंदर ज़्यादा अवेलेबल होता है, कि जिसकी वजह से जहाँ पे इन्फेक्शन है, पस्चुलर ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे सल्फोनेमाइड ज़्यादा काम नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ पे रिच इन पाबा होता है पस। तो वहाँ से उसका फॉलिक एसिड जनरेशन फटाफट होता है, सल्फा ड्रग्स उसे बंद नहीं कर सकती। कई कबार ऐसा भी कई बुक्स में होता है कि ये जो अपनी सल्फा ड्रग्स हैं, ये सल्फा ड्रग्स compete करती है पाबा के साथ और फॉल्सली इनकॉर्पोरेट हो जाती है, जिसकी मदद से ये जो डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड है वो प्रॉपर नहीं बन पाता है और आगे का प्रोसेस बंद हो जाता है। तो दो तीन अलग अलग मैकेनिज्म है, पाबा के साथ compete करना, डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेसिस को इनहिबिट करना, ठीक है, फॉल्टी इनकॉर्पोरेशन होना। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स है जिसकी मदद से इवेंचुअली डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं बन पाता और इवेंचुअली फॉलिक एसिड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होता है। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और फॉलिक एसिड नहीं बन पाएगा तो जो सेल है, बैक्टीरियल सेल है, उसका आगे का मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं चल पाएगा। यूजेस क्या होते हैं स्पेसिफिकली सल्फ़ा की यूजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सल्फ़ा ड्रग्स को ट्राइमेथोप्रीम के साथ कंबाइन करके जो यूजेस होते हैं उसके बाद में बात करेंगे। पहले स्पेसिफिक यूजेस की बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने बात की कि सल्फासेलेजीन जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत ही इफेक्टिव है, लोकल काम करता है। एक्चुअली हम लोग ओरली देते हैं, लेकिन लोकल वो वहाँ पे मॉलिक्यूल रिलीज़ करके
इन्फ्लामेटरी कंडीशंस के ऊपर काम करता है। सोडियम सल्फासेटामाइड है, वो एज एन ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और ट्रैकोमा में काम करता है। मेफेनाइड एक है, उसका क्रीम आता है। और सिल्वर सल्फर डायजिन बहुत ही फेमस क्रीम आता है जो बर्न्स में इन्फेक्शन ना लगे प्रिवेंशन करने के लिए ड्रेसिंग में लिए अल्सर्स में भी यूज़ किया जाता है एज अ टॉपिकल प्रिपरेशन। तो ये स्पेसिफिक कुछ सल्फा का यूजेस है, उसको ट्राइमिथोप्रिम के साथ या फिर दूसरी ड्रग के साथ कंबाइन करके अलग अलग कंडीशन में दिया जाता है, वो बाद में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। मेन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें या फिर एडवर्स रिएक्शंस के बारे में बात करें तो जब भी हम ओरली लेते हैं तो गैस्ट्रिक अपसेट होना बहुत ही कॉमन है। बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है, दैट इज़ क्रिस्टल यूरिया। सल्फर ड्रग्स क्या होता है कि उसके जो एसिडिक यूरिन में इनसोल्यूबल हो बन जाता है और जिसकी वजह से उसका क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जब भी सल्फर ड्रग्स देते हैं तो आपको अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन करना बहुत ज़रूरी है। एसिडिक यूरिन में ऑलवेज इनसोल्यूबल बन के क्रिस्टल्स फॉर्म करता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ सल्फर ड्रग्स के साथ एसोसिएटेड होती है एज अ साइड इफ़ेक्ट्स में, वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। बहुत ही कॉमन है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सल्फर ड्रग के साथ। कोई भी सल्फर कंटेनिंग मेडिकेशन, सल्फर इज़ वेरी एंटीजेनिक, तो उससे हाइपर सेंसिटिविटी होना बहुत ही कॉमन है। तो वो माइल्ड होना रैशिश अर्टिकेरिया जैसा या फिर सीवियर एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस या फिर एसजे सिंड्रोम भी हो सकता है। तो माइल्ड टू सीवियर टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सल्फर ड्रग्स के साथ जुड़ी हुई है। हेपेटाइटिस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, G6PD डेफिशिएंसी में अवॉइड करें। जो भी पेशेंट G6PD डेफिशिएंट है उसमें ये ड्रग अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज हीमोलाइसिस हो सकता है। और सल्फर ड्रग्स का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत उसकी एफिनिटी होती है प्लाज्मा प्रोटीन के प्रति। तो ये जो है दूसरी ड्रग्स या फिर मोलेक्यूल जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं उसको ये डिस्प्लेस करता है, जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और जिस डिस्प्लेसमेंट की वजह से दूसरी ड्रग का टॉक्सिसिटी हो सकता है। तो बिलीरुबिन को ये डिस्प्लेस करता है, इसकी वजह से छोटे बच्चों में अगर दिया जाए तो उससे बिलीरुबिन ब्रेन में चला जाता है, जिसे बोलते हैं कर्निक टेरस। तो इस सिचुएशन भी अराइज होती है। तो सल्फा की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। ब्रेन में जाने की वजह से, बिलीरुबिन का मूव होने की वजह से जो कर्निक टेरस जैसी सिचुएशन होती है एक्सेस बिलीरुबिन की वजह से, वो होता है। और फिर क्रिस्टल यूरिया होता है। तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं G6PD में अवॉइड करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं कि कॉम्बिनेशन, जिसे कोट्राइमोक्साजोल कहते हैं। जब भी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के फॉर्म में सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम को दिया जाता है तो उसे बोलते हैं हम लोग कोट्राइमोक्साजोल। सिनर्जिस्टिकली काम करता है। क्यों कंबाइन किया जाता है देखते हैं बाद में। पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं कि दोनों को कंबाइन करने से क्या एडवांटेज होता है, कैसे ये काम करता है। तो जैसे हमने बात की थी कि सल्फा ड्रग्स हैं, बेसिकली ये स्टेप के ऊपर काम करते हैं, या तो फॉल्सली इनकॉर्पोरेट होते हैं, या तो फिर पाबा के साथ compete करते हैं, या तो फिर डायरेक्टली डायहाइड्रोटेरोइड सिंथेस को इनहिबिट करते हैं। ट्राइमिथोप्रिम क्या करता है, दूसरे स्टेप के ऊपर काम करता है, एक नीचे का स्टेप के ऊपर काम करता है, जो है फॉलिक एसिड का एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना। जो डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड का टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड में जो कन्वर्जन है उसे बंद करता है डाइहाइड्रोफॉलिक रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करने से। तो ये दोनों जो है वो अलग अलग स्टेप के ऊपर काम करते हैं। सल्फोनेमाइड ऊपर काम करता है, ट्राइमिथोप्रिम नीचे की तरफ काम करता है। तो इवेंचुअली जो फॉलिक एसिड का सिंथेसिस है वो बंद हो जाता है। कई बार क्या करते हैं बैक्टीरिया, जब भी सल्फोनेमाइड अकेली दी जाती है या फिर ट्राइमिथोप्रिम अकेला दिया जाता है, तो ये जो बैक्टीरिया से बहुत स्मार्ट होते हैं, तो ऑल्टरनेटिव पाथवे से ये लोग फॉलिक एसिड बना देते हैं। तो जब आप दोनों स्टेप के ऊपर इनहिबिशन करेंगे तो उससे अब बैक्टीरिया के पास कोई भी चांस नहीं होगा फॉलिक एसिड बनाने का। तो इसीलिए अगर दोनों को साथ दिया जाए तो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली ये काम करते हैं। इसीलिए कुछ जनरल पॉइंट्स है कि क्यों कोट्राइमोक्साजोल दिया जाता है, क्यों एक रैशनल कॉम्बिनेशन के तौर पे दिया जाता है। इंडिविजुअली पहला आंसर है कि दोनों बैक्टीरिया स्टैटिक है, लेकिन जब भी कंबाइन करते हैं तो एज अ सीडल वो एक्शन करते हैं। तो जब भी कंबाइंड हो जाते हैं तो उसका सिनर्जिस्टिक एक्शन बहुत बढ़िया हो जाता है, 1+1 इज़ मोर देन 2 जिस टाइप का एक्शन हो जाता है। दूसरा है उनका फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल भी मैच करता है, उसका हाफ लाइफ भी सिमिलर है, तो जिसकी वजह से फार्माकोकाइनेटिकली भी एडवांटेज देता है दोनों को। जैसे हमने बात की कि मैक्सिमम सिनर्जिज्म अचीव करता है जिससे,
और वो अचीव करने के लिए उसे पर्टिकुलर रेशियो के अंदर कंबाइन किया जाता है। उसका रेशियो जो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन में मेंटेन करना चाहिए 20:1 का, सल्फा का 20, ट्राइमिथोप्रिम का 1। तो ये अचीव करने के लिए इसे 5:1 के डोज में दिया जाना चाहिए। तो अगर 5:1 के डोज में दिया जाए, जैसे सल्फा का डोज हम 800 रखें और इसका 160 रखें, तो 5:1 का रेशियो हो गया, तो उसमें ये सबसे बेहतरीन इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये दोनों को कंबाइन करना लाजमी है। इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है इसे हम लोग रैशनल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। कई बार हमें एग्जाम में पूछते हैं कि नेम सम रैशनल कॉम्बिनेशन, नेम सम इर्रेशनल कॉम्बिनेशन, तो ये एक रैशनल कॉम्बिनेशन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेजिस्टेंस कम होता है। जैसे हमने बात की कि बैक्टीरिया के पास और कोई ऑल्टरनेटिव पाथवे नहीं रहता है फॉलिक एसिड जनरेट करने का, दोनों देने की वजह से उसमें रेजिस्टेंस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। क्या यूज़ होते हैं कंबाइन जिसे हम बात कर सकते हैं? तो पहले अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी इन्फेक्शंस, क्योंकि सल्फर ड्रग्स की ज़्यादा एलर्जी है तो हम लोग ज़्यादा अब यूज़ नहीं करते हैं, फ्लोरोक्विनोलॉन्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, फिर भी कई बार प्रोफाइलेक्टिक के लिए यूज़ होते हैं। ट्राइमिथोप्रिम जो है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, तो ट्राइमिथोप्रिम का अच्छा होने की वजह से ये स्पेसिफिकली प्रोस्टेट के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट करता है। तो जब भी एल्डरली पेशेंट विथ प्रोस्टेटाइटिस विथ यूटीआई ऐसी कंप्लेंट होती है तो उसके अंदर कई बार इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, वैसे भी और अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में भी अब ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। टाइफॉइड के अंदर भी ऑब्वियसली अच्छी दवाइयाँ फ्लोरोक्विनोलॉन्स अवेलेबल है, और ज़्यादा अच्छे सेफिलोस्पोरिन्स अवेलेबल है जो कम एडीआर के साथ इफेक्टिव है, इसलिए यूज़ होते हैं। ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस, अगेन बैक्टीरियल डायरिया, डिसेंट्री, उसमें भी फ्लोरोक्विनोलॉन ज़्यादा इफेक्टिव है। ये स्पेसिफिक है। न्यूरोसिस्टिक्स, जीरो वे की इन्फेक्शंस, ये जीरो वे की इन्फेक्शंस HIV वाले पेशेंट्स, एड्स वाले पेशेंट्स में यूज़ होता है। प्रोफाइलेक्टिकली ये टैबलेट यूज़ की जाती है न्यूरोसिस्टिक्स जीरो वे की का इन्फेक्शन न लगे HIV वाले पेशेंट में, इसीलिए। शैंक्राइड में काफ़ी इफेक्टिव है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जिसमें पेनिसिलिन की एलर्जी है, उस वाले पेशेंट्स में भी ये दिए जा सकते हैं। तो मोस्टली अब जो इसका यूज़ है बहुत लिमिटेड है। इसको जो सल्फा ड्रग्स को दूसरी ड्रग के साथ कंबाइन करके मलेरिया में भी यूज़ किया जाता है, तो लेकिन काफ़ी सारे अदर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होने की वजह से उसका यूज़ अब बहुत ही सीमित हो गया है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइल सेम ही है, जो भी सल्फा से रिएक्शन होगी ये कॉम्बिनेशन से रिएक्शन होगा ही होगा। एक ज़्यादा चीज़ हमें याद रखनी है कि फॉलेट डेफिशिएंसी, वैसे तो ये हमारे ह्यूमन फॉलिक एसिड के साथ इंटरफेरेंस नहीं करता जनरेशन्स या फिर ऑब्जॉर्प्शंस के साथ, लेकिन फिर भी पेशेंट का फॉलेट लेवल थोड़ा बहुत डाउन होता है कई बार, तो इसलिए फॉलेट उसे सप्लीमेंट्स देना चाहिए। ब्लड डिस्क्रासियास भी होते हैं, प्रेगनेंसी में अगर दिया जाए तो न्यूनेटल हीमोलिसिस का चांसेस रहता है, टेरोटोजेनल रिस्क होता है, तो ध्यान से दिया जाए। मिथमोग्लोबिनेमिया होता है, और जो भी पेशेंट्स में किडनी की कुछ तकलीफ है तो उसमें भी ध्यान से देना चाहिए, अदरवाइज यूरेमिया भी डेवलप हो सकता है। तो स्पेसिफिक जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस थे वो सल्फा के थे, इसके ज़्यादा नहीं है। ये कॉमन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस नहीं है बाय द वे। तो होपफुली अब आपको पता चल गया होगा सल्फोनेमाइड्स के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। फिर भी आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ पूछें, कमेंट करें। अगर कोई टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो वो टॉपिक हमें बताएं, हम उसके ऊपर वीडियोज़ बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।